आज हम बात करेंगे कि जब भी आपको एक इंश्योरेंस लेना होता है किसी प्रॉपर्टी का, तो आपको किस वैल्यू पे लेना पड़ता है। बिकॉज़ वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर वो वैल्यू कम रह गई तो आपका बहुत ही पैसा अंडर इंश्योरेंस पार्ट में क्लेम्स के अंदर चला जाएगा। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोट करने की कोशिश की है कि सपोज़ आप एक होम है, अगर उसके अंदर एक छोटा सा पार्शियल डैमेज हो जाए, तो अगर आपने उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस 1,80,000 पे लिया है और उसका अगर फुली रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए और उसका कॉस्ट 3 लाख रुपीज़ के आसपास आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, तो आपने उसके 60% ऑफ द प्रॉपर्टी पे आपको इंश्योरेंस किया है, लेकिन 40% ऑफ द वैल्यू पे आपने उसे इंश्योरेंस नहीं लिया है। अगर उसमें एक छोटा सा भी क्लेम आ जाता है, सपोज़ 1 लाख रुपीज़ का क्लेम आ जाता है, तो आपने 60% ऑफ द प्रॉपर्टी पे उसको इंश्योरेंस किया था, तो 40% आपका पार्ट अंडर इंश्योरेंस फैक्टर के अंदर क्लेम में से डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको ये देखना है कि मैं जो इंश्योरेंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मुझे उसके रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर इंश्योरेंस लेना है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, जो भी है। क्योंकि कल को जब भी क्लेम आएगा तो आप उसका रेस्टोरेशन कॉस्ट मांगोगे। जब आप उसका रेस्टोरेशन कॉस्ट मांगोगे तो जो सर्वेयर कहेगा, इसकी कोटेशन ला के दिखाओ कि इसका न्यू का कॉस्ट कितना है, आपने कितने में इंश्योर किया है। तो जितना भी डिफरेंस होगा तो वो उसको अंडर इंश्योरेंस फैक्टर में से डिडक्ट कर देगा एंड सिग्निफिकेंट पार्ट आपका क्लेम में से माइनस हो जाएगा। इसलिए वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा। सेकंड है, अगर टोटल लॉस के सिनेरियो अगर हम यही ले लें, सपोज़ 1,80,000 में आपने इंश्योरेंस लिया, 3 लाख उसका रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 40% आपका अंडर इंश्योर्ड है, तो आपको 1,80,000 से ज़्यादा तो क्लेम में मिलने नहीं वाला है। इसलिए तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो आपका डिडक्शन में चला जाएगा। एक और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बेसमेंट के अंदर एक आपका फायर लॉस हो गया, जिसके अंदर जब उसका डैमेज कॉस्ट को असेस किया गया तो पता लगा कि उसका 75 लाख रुपीज़ के हिसाब से उसका रेस्टोरेशन कॉस्ट लगेगा उसको करेक्ट करने में। पॉलिसी आपने ली 100 करोड़ की, लेकिन जब उसकी हमने रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट को चेक किया तो वो 200 करोड़ के आसपास आया। तो 100 करोड़ में आपने प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस लिया, 200 करोड़ उसका रेस्टोरेशन कॉस्ट है, तो आपका 50% उसमें अंडर इंश्योरेंस चला गया। 50% अंडर इंश्योरेंस जब अराइव हो गया तब देखा गया कि आपने 75 लाख रुपीज़ का कोटेशन दिया, 75 लाख रुपीज़ में से 50% तो आपका अंडर इंश्योरेंस में चला गया। सो 37.5 लाख, उसके बाद और भी कुछ डिडक्शंस हुए, डिडक्टेबल कटा, सैलवेज कटा, तो आपको 32 लाख के आसपास का क्लेम सेटलमेंट ऑफर किया गया। तो 75 लाख माइनस 32 लाख देखा जाए तो 43 लाख रुपीज़ के आसपास आपका अपनी पॉकेट से गया। 32 लैक्स आपको इंश्योरेंस से मिला, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें लॉस हो गया। तो इसलिए यही कहा जाता है कि हमको ईयर ऑन ईयर वैल्यू को अराइव करना चाहिए कि कितना उसका रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। आउटडेटेड वैल्यूज़ को लेते रहेंगे, इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो यही होगा कि हमें जब क्लेम आएगा तो बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर आपको अपनी पॉकेट से ही बियर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस आपको उतना हेल्प नहीं कर पाएगा जितना वो कर सकता है। इंश्योरेंस आपको मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दे सकता है, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो टेक केयर प्रॉपरली। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना क्लेम्स को सफाइज ना करें। इसलिए जब भी इंश्योरेंस लेना है आपको ये देखना है कि हम उसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे ही इंश्योरेंस लें। नेक्स्ट स्लाइड जो हमने प्रिपेयर की है वो बताई गई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या है, कि कितना वैल्यूएशन का इम्पोर्टेंस है। कि जब भी हमें इंश्योरेंस लेना है तो हमने रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे लेना है, ताकि वो जो उसका एक पर्पस है वो पर्पस डिफीट ना हो जाए। इंश्योरेंस ऑफ एनी एसेट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव ओनली in the event of insurance policy indemnifying the insured
टू रेस्टोर द एसेट टू द फुल एक्सटेंट एज इट वॉज प्रायर टू द लॉस। जैसे वो प्रायर टू द लॉस थी सेम तरीके से अगर उसको रीबिल्ड करें, सो इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल इंडेमनीफाई यू completely. The protection mechanism will lose its meaning if the insurance policy does not respond in getting the full or maximum compensation. So the protection mechanism जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया था, if the insurance policy does not respond, because अगर आपने उसे कम में इंश्योर किया है तो it will not protect you fully or maximum out of it. So that is why it is a need to properly understand the relation between the indemnity and the sum insured. इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, ऑन डिफरेंट पॉलिसीज़ डिफरेंट बेसिस लिया जाता है। जैसे कि मोटर के केस में, कार्गो के केस में, स्टॉक्स के केस में मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इंश्योरेंस लिया जाता है। लेकिन मोस्टली जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, हाईवेज़ हैं, वेयर हाउसेज हैं, गोडाउंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी भी उसका अगर इंश्योरेंस लेना है, हमेशा हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें प्रेजेंट डे रिप्लेसमेंट वैल्यू पे ही उसका इंश्योरेंस लेना है। कुछ एक एसेट्स हैं जिनमें कि उसका जो वैल्यू अराइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उस केसेस में एग्रीड वैल्यू बेसिस पे पॉलिसी मिलती है। जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का इंश्योरेंस है, ज्वेलरी का इंश्योरेंस है, शिप्स का इंश्योरेंस है। तो इसमें क्या होता है, जो इंश्योर्ड है या ओनर है और इंश्योरेंस कंपनी है, वो मिल के एक वैल्यू को डिसाइड करते हैं। जब वो डिसाइड करते हैं, वो एग्रीड वैल्यू बेसिस पे पॉलिसी मिलती है और एग्रीड वैल्यू बेसिस पे ही क्लेम सेटलमेंट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एयरक्राफ्ट हल इंश्योरेंस का, अभी रिसेंट में एक एयर इंडिया का इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि वो गिर गया था, क्रैश हो गया था। तो क्रैश करने पे तो जितने पे उन्होंने वो इंश्योरेंस लिया था, हल इंश्योरेंस लिया था, तो अग्रीड वैल्यू बेसिस के हिसाब से उनका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। Under insurance is the principle of average that would apply if the sum insured taken at the policy is less than value of assets which needs to be covered as a replacement value. नेक्स्ट स्लाइड है सम इंश्योर्ड एंड एडिक्वेसी। तो सम इंश्योर्ड हमारा क्या काम करता है, ये 3 पर्पस को फुलफिल करता है। फर्स्ट, द अमाउंट ऑन विच प्रीमियम इज चार्ज। जितना आप सम इंश्योर्ड लोगे उसके ऊपर एक रेट फैक्टर लगता है, उसके बेसिस पे प्रीमियम अराइव होता है। सेकंड, इट इज़ द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर विद इन द पॉलिसी। जितना आपने सम इंश्योर्ड लिया उससे ज़्यादा मैक्सिमम आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देने वाली है। थर्ड, इट इज़ अ बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ अंडर इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ क्लेम। तो क्लेम के टाइम पे अंडर इंश्योरेंस को कैलकुलेट करने के लिए सम इंश्योर्ड को रेस्टोरेशन कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो इंश्योरेंस कैन प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन ओनली व्हेन द सम इंश्योर्ड इज एडिक्वेट। इट शुड नॉट बी लो, इट शुड नॉट बी हाई। अगर ये ज़्यादा हाई हो जाएगा तो आपको ओवर इंश्योरेंस हो जाएगा, आपका प्रीमियम ज़्यादा चला जाएगा। कम हो जाएगा तो अंडर इंश्योरेंस फैक्टर लग जाएगा, क्लेम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसको एडिक्वेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ एक टिप्स इसमें दिए गए हैं सम इंश्योर्ड एंड इट्स एडिक्वेसी में। जब भी आपको सम इंश्योर्ड अराइव करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ लैंड इज़ टू बी एक्सक्लूडेड। कभी भी अगर आप देखेंगे, कभी भी अगर कोई क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम होता है, उसमें लैंड को कुछ नहीं होता है। कोई भी फायर इंसिडेंट हुआ, फ्लड आया, विंडस्टॉर्म हुआ, लैंड वहीं की वहीं रहने वाली है। तो जब भी कभी इंश्योरेंस लेना तो आपको लैंड की वैल्यू उसमें से माइनस कर देनी है, अदरवाइज़ आप उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम बेयर कर रहे होंगे। लैंड लेवलिंग कॉस्ट। लैंड लेवलिंग कॉस्ट क्या होता है कि जब भी कभी एक प्रॉपर्टी बिल्टअप होती है तो स्टार्टिंग में उसे लैंड को लेवल किया जाता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, लेकिन दैट इज़ वन टाइम कॉस्ट, वो दोबारा रीअकर नहीं होने वाली है। तो आपने लैंड लेवलिंग कॉस्ट को माइनस कर देना है इंश्योरेंस लेने के वक्त। थर्ड इज़ द इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जितना भी जब ये कंस्ट्रक्ट होती हैं तो ये लोन पे ही ली जाती हैं। जब लोन पे ली जाती है तो जब अकाउंट्स पीपल जब उसका वैल्यू को अपनी बुक्स में डालते हैं तो वो इस इंटरेस्ट पोर्शन को भी उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कॉस्ट है उस प्रॉपर्टी की, तो उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो इंटरेस्ट पोर्शन को माइनस कर दें,
क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको हार्ड कॉस्ट देने वाली है, वो आपको सॉफ्ट कॉस्ट नहीं देने वाली है। तो आपको क्या करना है, वो इंटरेस्ट पोर्शन को उसमें से माइनस कर देना है, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ना ही बियर करें। प्रॉफिट मार्जिन्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सब चीज़ें हमने अपनी हार्ड कॉस्ट में से माइनस कर देनी है। कुछ एसेट्स अगर आपने सेपरेट पॉलिसीज़ में कवर कर रखी हैं और तो उसको भी आप इसमें से माइनस कर सकते हो, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम ना ही बियर करें। जीएसटी कंपोनेंट, अगर आपको गवर्नमेंट से कोई बिल्डिंग के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर जीएसटी इनपुट मिलता है जब वो आप परचेज़ करते हो आइटम, तो आप इंश्योरेंस लेने के वक्त उसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि जीएसटी आपको एक ही बार मिलता है। या तो आप गवर्नमेंट से ले लो या आप इंश्योरेंस कंपनी से ले लो। अगर आपको गवर्नमेंट से ऑलरेडी मिल रहा है तो आपको अपने इंश्योरेंस वैल्यू के अंदर उसको माइनस ही रखना है, अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा प्रीमियम उसका बियर कर रहे होंगे। और अगर आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो आप इसको ज़रूर इंश्योर करो, ताकि क्लेम के टाइम पे आप उसको भी रिक्वेस्ट कर सको और वो उसे कंसिडर करें कि आपको गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा, लेकिन आपने उसको ऑलरेडी इंश्योरेंस में लिया हुआ है वैल्यू के अंदर। एसेट वैल्यूएशन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे, मार्केट वैल्यू के बेसिस से, रीस्टेटमेंट वैल्यू के बेसिस पे। ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस becomes the basis for insurance at the first year of the property when it is constructed or erected. सब्सिक्वेंट ईयर पे आपको देखना पड़ेगा कितना एस्केलेशन लग गया, आज की डेट पे उसका क्या वैल्यू है, ताकि हम प्रेजेंट डे रिप्लेसमेंट वैल्यू पे ही उसको इंश्योरेंस लें। बुक वैल्यू बेसिस, बुक वैल्यू बेसिस अकाउंट्स वालों के लिए ही काम में आता है, बिकॉज वो उस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू को कंसिडर करते हैं अकाउंटिंग के लिए। लेकिन इंश्योरेंस के लिए हमें रीइंस्टेटमेंट वैल्यू को ही ध्यान में रखना है, जो प्रेजेंट डे रिप्लेसमेंट वैल्यू है। Third is market value basis. Market value basis becomes the basis for certain things, like I have explained earlier also, this motor, your marine cargo insurance, stocks insurance, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन और डेप्रिसिएशन दोनों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जब भी हमें किसी भी प्रॉपर्टी की बात करनी है, ऑफिस, वेयर हाउसेज, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट, हाईवेज, फैक्ट्री, गोडाउंस, आप यही देखोगे कि आप उसकी रेस्टोरेशन कॉस्ट को ही मांगोगे, चाहे वो रिपेयर का भी खर्चा क्यों ना हो। पॉलिसी आपको RIV पे मिली है, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पे मिली है, तो जब भी क्लेम आएगा तो वो यही देखा जाएगा कि आपने कितने में इंश्योरेंस ली और कितना उसका रेस्टोरेशन कॉस्ट है, कितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डेल्टा क्या है, और वो डेल्टा आपका अंडर इंश्योरेंस में चला जाएगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसे पढ़ते हैं। दिस कैन बी जनरली डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन। This can be generally defined as cost of replacing the old asset with the new one. In an insurance context, especially claims, it is the cost of replacing or reinstating the damaged item with the same kind or type but not superior or more extensive than insured property when new. तो जब भी आपको प्रॉपर्टी, जब आप रेस्टोरेशन में जाएंगे तो आपको सुपीरियर क्वालिटी नहीं रखनी है, सेम टाइप का ही रिकंस्ट्रक्शन या सेम टाइप का ही आपको परचेज़ करना है, तभी वो आपको कॉम्पनसेशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर वो सुपीरियर हुआ तो वो इम्प्रूवमेंट फैक्टर क्लेम में से डिडक्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई इज सेइंग इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द एंटायर बिल्डिंग इन केस ऑफ टोटल पार्शियल डैमेज. The new item should not be significantly better in terms of specification like size, capacity, technology, manufacture, etc. Because the purpose of insurance is to bring back to you into the previous position as you were there prior to the loss. तो जिस टाइप का आपने कंस्ट्रक्शन किया था, जिस टाइप का आपका एसेट था, वो आपको उसी टाइप का एसेट देने के लिए आपको देंगे, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी सुपीरियर। अगर वो सुपीरियर हुआ तो आपको उतना इम्प्रूवमेंट फैक्टर माइनस करवाना पड़ेगा क्लेम में से। सेम इज़ द केस विद द प्लांट एंड मशीनरी ऑल्सो।
नाउ हम एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं ये होटल के केस में। इसमें डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स दिया गया है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इक्विपमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा। तो जब भी इसका एक्विजिशन कॉस्ट जो परचेज वैल्यू था, इसमें ये देखा गया कि हमने 299 करोड़ का हमने एक्विजिशन कराया, और उसके बाद हम इसी अगर वैल्यू को अगर हम इंश्योरेंस में लेते रहते और सपोज़ क्लेम आ जाता, तो आपको कितना अंडर इंश्योरेंस फैक्टर उसमें बियर करना पड़ता। जब हमने इसका वैल्यूएशन कराया तो देखा गया तो ये 394 या 395 करोड़ के आसपास उसका वैल्यू होना चाहिए। और सपोज़ अगर आप 299 या 300 करोड़ पे उसे इंश्योरेंस ले रखे होते, तो आपको 33% के आसपास आपका अंडर इंश्योरेंस लगना था उसके हिसाब से। तो वैल्यूएशन कितना इम्पोर्टेंट है। सपोज़ उसमें अगर आपका 50 करोड़ 70 करोड़ के आसपास अगर लॉस हो जाए, तो कितने करोड़ का आपका जो फैक्टर है अंडर इंश्योरेंस में ही चला जाएगा, और वो आपकी बैलेंस शीट पे हिट करेगा। तो हमें कभी भी जब भी इंश्योरेंस लेना है, प्रीमियम सेव करने के लिए लेना है कि थोड़े वैल्यू पे ले लेते हैं, या जितना लोन का वैल्यू ले रह गया है उस लोन के वैल्यू के बेस पे उतने में ही इंश्योरेंस ले लेते हैं, पर्पस डिफीट हो जाएगा। पर्पस क्या है कि जब कभी भी क्लेम आए ये आपको मैक्सिमम कॉम्पनसेशन दिलवाए। वो तभी दिलवाएगा जब आप उसको प्रेजेंट डे रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर इंश्योरेंस लोगे। सेम इज़ द केस विद दी हॉस्पिटल। हमने एक हॉस्पिटल का भी वैल्यूएशन कराया, तो जब उसमें देखा गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उसकी एसेट्स कैपिटलाइज हैं दैट इज़ 52 करोड़, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू देखें तो 70 करोड़ के आसपास आ रही है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड, सपोज 2010-12 में, और हमने वैल्यूएशन जब कराया तो ये 2023-24 में है। आइडिया ये है कि जब भी आप इसको इंश्योरेंस करा रहे हो तो एक बार जस्ट असेस कर लो कि आज की डेट में उसका क्या रिप्लेसमेंट वैल्यू है, और उसी के हिसाब से हम उसे इंश्योरेंस में ले लें। यही इसमें नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया कि कितना इसका इम्पोर्टेंस है कि हमें एक वैल्यूअर को अलाइन करके एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करा लें, क्योंकि वैल्यूअर क्या है, ही इज़ सर्टिफाइड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। वो आपका ड्राइंग्स के बेस पे, आपके बुक्स के बेस पे, फिज़िकल इंस्पेक्शन के बेस पे वो सब चीज़ें अराइव करता है, और वो आपको एक्सप्लेन करता है कि अगर आप इस वैल्यू पे इंश्योरेंस लेंगे इट विल हेल्प यू at the time of any unforeseen incident. The next slide talks about few of the fire insurance policies with the under insurance terms, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई हैं, लाइक भारत गृह रक्षा। ये गृह रक्षा पॉलिसी बनाई गई है फॉर द होम्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स। अगर आपने इनका इंश्योरेंस लेना है तो इसके अंदर जो बिल्डिंग वाला पोर्शन है, तो उसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जब भी आपने शुरू में इंश्योरेंस लिया तो उसका पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आपने किस बेसिस पे लिया, 10,000 पर स्क्वायर मीटर लिया, 12,000 पर स्क्वायर मीटर लिया, और जब उसका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाएगा क्लेम के टाइम पे तो उसके बीच में जितना भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका अंडर इंश्योरेंस होगा। अगर वो डिफरेंस नहीं है या उससे कम है, सपोज 12,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपने इंश्योरेंस लिया, रिकन्स्ट्रक्शन कॉस्ट उसका 12,000 पर स्क्वायर मीटर से कम है, कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली इट में कम। फॉर द कंटेंट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ऑल दोज थिंग्स, देयर इज़ अ 15% वेवर इज़ गिवन। दैट अगर जितने में आपने उसका इंश्योरेंस लिया है, अगर उसमें क्लेम आया और जब उसको आप रीपरचेज करोगे, अगर उसका 15% के आसपास का ही फ़र्क है उसमें, तो उतना आपको वेवर मिलता है। लेकिन 15 से अगर 16% भी हो गया तो 16 का 16% आपको क्लेम में से अंडर इंश्योरेंस फैक्टर में माइनस हो जाएगा वो। सेकंड पॉलिसी है भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा। ये पॉलिसी बनी गई है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जिसका वैल्यू बिल्डिंग कंटेंट पूरा मिला के 5 करोड़ से कम है। अगर 5 करोड़ तक है तो उसके अंदर आपको 15% वेवर इन्होंने दिया गया है फॉर द अंडर इंश्योरेंस फैक्टर। फॉर द भारत लघु उद्यम सुरक्षा, ये पॉलिसी दी गई है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए जिनका वैल्यू 50 करोड़ तक है, बिल्डिंग प्लस कंटेंट्स।
उसके अंदर भी 15% वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस मिलता है। नेक्स्ट पॉलिसी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। ये पॉलिसी दी जाती है कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जिनका 50 करोड़ से ऊपर का वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको अंडर इंश्योरेंस वेवर नहीं मिलता है, तो आपको उस हिसाब से अपना सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी। ये पॉलिसी बनी गई है लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, लाइक वेयर हाउसेज, गोडाउंस, फैक्ट्रीज़, इन सब के लिए मिलती है। इसके अंदर आपको 15% वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी से इनबिल्ट मिलता है। नेक्स्ट इज़ योर वैल्यूड पॉलिसीज़। वैल्यूड पॉलिसीज़ लाइक वी हैव एक्सप्लेन्ड द एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस, एंटीक आर्ट वर्क, मरीन हल इंश्योरेंस। सो इसके अंदर एग्रीड वैल्यू बेसिस के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड अराइव होता है, और इसमें कोई भी अंडर इंश्योरेंस नहीं लगता है, क्योंकि जितना आपने वैल्यू दिया और इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री किया, दैट बिकम्स द बेसिस ऑफ द इंश्योरेंस, और उसमें कल के टाइम पे आपको उतना ही वो लोग पे करेंगे एट द टाइम ऑफ टोटल लॉस। नेक्स्ट इज़ योर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी आपको बिजनेस इंटरप्शन को कवर करती है। जितना भी आप ग्रॉस प्रॉफिट को इंश्योर करते हो, तो जितना भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, कि आपको जितना, सपोज़ प्रोजेक्शन आप जब भी देते हो अपकमिंग ईयर के लिए, सपोज़ दिस इज़ 26-27 में आप इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका 20 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, आपको 20 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि जब क्लेम आएगा तो आप 20 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से ही उसका क्लेम सेटलमेंट मांगोगे। तो ये भी चीज़ें बहुत में ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन आया बाद में तो वो भी अंडर इंश्योरेंस फैक्टर आपको उसमें लग जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in protecting your business interest. Thank you very much.